भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो में हम इस मिशन के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। इस मिशन की हिस्ट्री क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसमें कौन कौन से पेलोड्स लगाए गए हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इस मिशन को सफल बनाने में इसरो की हेल्प कर रही हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब क्योंकि यह मिशन सूरज को स्टडी करने के लिए है, इसीलिए इसके बारे में जानने से पहले चलिए हम सूरज के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, ताकि हम इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को ठीक से समझ पाएं। हमारा सूरज सौरमंडल का सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है और इसे 6 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है: कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। सूरज के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। रेडिएटिव जोन का टेम्परेचर 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कन्वेक्टिव जोन का टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली 6000 डिग्री सेल्सियस और 4000 डिग्री सेल्सियस है। और अगर बात की जाए सूरज के सबसे बाहरी लेयर कोरोना के टेम्परेचर की, तो उसका टेम्परेचर है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूरज के सभी लेयर के टेम्परेचर में कितनी ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी है। सोलर कोरोना फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तुलना में सूरज के कोर के ज़्यादा दूर है, फिर भी इसका टेम्परेचर इन दोनों लेयर से ज़्यादा है। सूरज के सभी लेयर्स के टेम्परेचर में इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है, ये अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। और ऐसे ही मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन को 2008 में ही कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। उस समय यह प्लान किया गया कि यह 400 kg का एक छोटा सा सैटेलाइट होगा, जिसे पृथ्वी की सतह से 800 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। और ये भी तय किया गया था कि यह सैटेलाइट सूरज के कोरोना को स्टडी करने के लिए अपने साथ एक पेलोड कैरी करेगा, जिसका नाम होगा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। फाइनेंशियल ईयर 2016 से 17 में इस मिशन के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया। कुछ समय बाद इस मिशन में कुछ बदलाव किए गए और यह तय किया गया कि इसमें सिर्फ एक पेलोड नहीं बल्कि 7 पेलोड होंगे। और ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ कोरोना को ही नहीं बल्कि क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर को भी स्टडी करेगा। ये पेलोड ठीक से काम कर सके, इसलिए यह जरूरी था कि इसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रखा जाए। इसी कारण से वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि अब इसे लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं बल्कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। L1 पॉइंट का मतलब होता है लैग्रांजियन पॉइंट 1। यूनिवर्स में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स के पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल होता है। जिस ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा मास होता है उसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उसका ग्रेविटेशनल पुल भी कम होता है। उदाहरण के लिए हम पृथ्वी और सूरज को ही ले लेते हैं। सूरज पृथ्वी से बड़ा है, इसीलिए इसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा है। इसी कारण पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। मास के अलावा ग्रेविटेशनल पुल दूरी पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई वस्तु सूरज से ज़्यादा नज़दीक होगी तो सूरज उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और अगर कोई वस्तु पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होगी तो पृथ्वी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। लेकिन स्पेस में कोई एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर पृथ्वी और सूरज दोनों का ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस होगा। ऐसी जगहों को ही लैग्रेंजियन पॉइंट्स कहा जाता है। पृथ्वी और सूरज के अराउंड 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं। इसी में से एक पॉइंट पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। इसे L1 पॉइंट पर स्थापित करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ से यह स्पेसक्राफ्ट बिना किसी बाधा के हमेशा सूरज को ऑब्जर्व कर पाएगा। और क्योंकि यहाँ पर सूरज और पृथ्वी दोनों की ग्रेविटी बैलेंस है, इसीलिए इसे किसी की भी ग्रेविटी से नहीं लड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके फ्यूल में बचत होगी और ये लंबे समय तक कार्य कर पाएगा। वैसे तो आदित्य L1 को 5 सालों के लिए प्लान किया गया है, लेकिन इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यह 5 सालों से भी ज़्यादा समय तक ऑपरेशनल रहकर सूरज को स्टडी करता रहे। यह मिशन सूरज को स्टडी करने के लिए है, इसीलिए इसका नाम भी सूरज के नाम पर ही रखा गया है। आदित्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सूर्य। शुरुआत में इस मिशन का नाम आदित्य 1 रखा गया था, लेकिन जब यह तय किया गया कि इसे लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं बल्कि L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, तब इसका नाम आदित्य 1 से बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। नाम बदलने के साथ ही इस मिशन के ऑब्जेक्टिव में भी कुछ बदलाव किए गए।
शुरुआत में तो प्लानिंग यह थी कि यह सिर्फ और सिर्फ सोलर कोरोना को स्टडी करेगा, लेकिन अब यह कोरोना के साथ साथ क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर को भी स्टडी करेगा और उनके हीटिंग मैकेनिज्म को भी समझने की कोशिश करेगा। आदित्य L1 इस रात से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेगा कि सोलर कोरोना फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तुलना में ज़्यादा गर्म क्यों है। इसके अलावा यह कोरोनल मास इजेक्शंस को भी स्टडी करेगा। चलिए अब ये समझते हैं कि कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे उत्पन्न होते हैं। सोलर कोरोना के हाई टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं और इनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं। ये पार्टिकल्स 466 माइल्स प्रति सेकेंड की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करने लगते हैं। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि सूरज की इंटेंस ग्रेविटी भी इन पार्टिकल्स को अपनी ओर नहीं खींच पाती है और ये आपस में जुड़कर प्लाज्मा का रूप ले लेते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसों को प्लाज्मा कहा जाता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। सूरज से निकलते हुए प्लाज्मा की इस आंधी को सोलर विंड्स कहा जाता है। कभी कभी सूरज की सतह से चार्ज पार्टिकल्स की बहुत बड़ी आंधी उठती है। इसे ही CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। CME के दौरान जो गैस क्लाउड्स बनते हैं वो कभी कभी पृथ्वी से भी बड़े होते हैं। इन चार्ज पार्टिकल्स के अलावा सूरज के एटमॉस्फेयर से सोलर फ्लेयर्स भी रिलीज होते हैं जो लाइट की स्पीड से सभी दिशाओं में ट्रेवल करते हैं। सोलर विंड्स, CMEs और सोलर फ्लेयर्स हमारे सैटेलाइट, पावर ग्रिड्स और बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमें इन सबसे बचा लेती है। हम इंसान धीरे धीरे स्पेस में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। मून और मार्स जैसे सेलेस्टियल बॉडीज को कोलोनाइज करने से पहले ये जरूरी है कि हम सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर जैसी चीज़ों से बचने का तरीका ढूंढें, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम इन्हें ठीक से समझेंगे। आदित्य L1 इन सभी को स्टडी करने वाला है। यह पता लगाएगा कि सूरज के अलग अलग लेयर्स में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो इन इरप्शंस को जन्म देती हैं। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इसमें 7 पेलोड्स लगाए गए हैं। चलिए अब बारी बारी से इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं VELC की, जिसका फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। यह आदित्य L1 का मेन पेलोड है। इस पेलोड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने डेवलप किया है और इसका वजन 170 किलो है। यह पेलोड कोरोनोग्राफ ऑक्यूलेटर की मदद से सनलाइट को ब्लॉक कर देगा और स्पेस में आर्टिफिशियल टोटल सोलर इक्लिप्स क्रिएट करेगा ताकि सूरज के कोरोना को ठीक से स्टडी किया जा सके। यह पेलोड विजिबल और इंफ्रारेड वेवलेंथ में कोरोना की स्पेक्ट्रल इमेजिंग भी कर सकता है। VELC का मेन ऑब्जेक्टिव कोरोनल मास इजेक्शन के ओरिजिन और डायनेमिक को समझना है। इस काम के लिए यह पेलोड 3 विजिबल और 1 इंफ्रारेड चैनल का इस्तेमाल करेगा। इन सब के अलावा यह पेलोड ये भी पता लगाएगा कि सूरज का अपर एटमॉस्फेयर इसके लोअर एटमॉस्फेयर की तुलना में ज़्यादा गर्म क्यों है और ये हमारी पृथ्वी और स्पेस वेदर को कैसे प्रभावित करता है। अब बात करेंगे आदित्य L1 के दूसरे पेलोड की, जिसका नाम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि शूट। पुणे में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलोर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और कोलकाता में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेस इंडिया ने इसरो के साथ मिलकर इस पेलोड को डेवलप किया है। इसका वजन 35 किलोग्राम है। यह 11 फिल्टर्स का इस्तेमाल करके 200 से 400 नैनोमीटर की रेंज में सूरज के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स की तस्वीरें प्रोवाइड करेगा। यह पहली बार होगा जब स्पेस से 200 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ में सूरज को ऑब्जर्व किया जाएगा। आदित्य L1 में लगाया गया तीसरा पेलोड है एस्पेक्स यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। यह पेलोड सोलर विंड की प्रॉपर्टीज और वेरिएशंस को स्टडी करेगा। इसके साथ ही यह इनके डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक को भी समझेगा। इस पेलोड को अहमदाबाद में स्थित फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ने इसरो के साथ मिलकर बनाया है। चलिए अब बात करते हैं चौथे पेलोड की, जिसका नाम है पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इस पेलोड को स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने मिलकर डेवलप किया है।
आदित्य L1 में लगाया गया 5वां पेलोड है सोलेक्सिस, जिसकी फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह पेलोड इसरो सैटेलाइट सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है और इसका काम है एक्सरे फ्लेयर्स को मॉनिटर करना ताकि सोलर कोरोना के हीटिंग मैकेनिज्म को स्टडी किया जा सके। 6वां पेलोड है हीलियोस, यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह पेलोड सोलर कोरोना में हो रहे डायनामिक इवेंट को स्टडी करेगा। सूरज के एटमॉस्फेयर से अक्सर हाई एनर्जेटिक पार्टिकल इरप्ट होते रहते हैं। ये पेलोड यह अनुमान लगाएगा कि इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में कितनी एनर्जी यूज होती है। हीलियोस को इसरो सैटेलाइट सेंटर और उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी ने मिलकर डेवलप किया है। अब हम जानेंगे मैग्नेटोमीटर के बारे में, जो आदित्य L1 का 7वां और आखिरी पेलोड है। इस पेलोड को स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम और इसरो सैटेलाइट सेंटर ने मिलकर बनाया है। इस पेलोड का ऑब्जेक्टिव इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड के नेचर और मैग्नीट्यूड को मेजर करना है। इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड सोलर मैग्नेटिक फील्ड का वह कंपोनेंट है जो सोलर विंड के माध्यम से कोरोना से बाहर निकलता है और सोलर सिस्टम को फिल करता है। इसके अलावा यह पेलोड L1 पॉइंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके स्ट्रेंथ के वेरिएशन को भी मेजर करेगा। ये सभी पेलोड्स साथ मिलकर सूरज से जुड़ी हुई बहुत सारे मिस्ट्रीज को सुलझाएंगे, जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी को फायदा होगा। इनिशियली यह मिशन 2020 में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से यह मिशन डिले हो गया और फाइनली 2 सितंबर 2023 को PSLV रॉकेट पर सवार होकर यह सूरज को जानने के अपने सफर पर रवाना हो गया। स्पेस में लगभग 4 महीने तक ट्रेवल करने के बाद यह L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और वहां पहुंचकर सन को स्टडी करना शुरू करेगा। यह स्पेसक्राफ्ट हमारी क्यूरियोसिटी और करेज का सबूत बनकर L1 पॉइंट पर रहेगा और सूरज से जुड़ी हुई बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करेगा। पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहकर यह स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड से जुड़े हुए सवालों के जवाब ढूंढने में पृथ्वीवासियों की मदद करेगा।